वेलकम टू एस्पायर बुक। आज के हम इस वीडियो में पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज के हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिनमें पॉलिटी के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। इसमें पूछा गया है व्हिच एक्ट ended the activities of ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी। ऐसा कौन सा एक्ट है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्टिविटी कर रहा था एज ए कॉमर्शियल बॉडी उसको एंड कर दिया। ऑप्शन ए में दिया गया है चार्टर एक्ट 1853, बी में चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1793 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अगर हम देखें ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में मसाले और कपड़ा बेचने आई थी। उसका काम कॉमर्शियल काम था, लेकिन धीरे धीरे ये दुकानदार बना, राजा बन गया। अब वो व्यापार भी कर रहा था और हुकूमत भी। लंदन में पार्लियामेंट ने सोचा एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार, ये नहीं चलेगा। 1784 में, ठीक है, 1784 में पिट्स ने कहा था काम अलग अलग करो, और 1813 में इस कंपनी की मोनोपोली को छीन ली गई थी, लेकिन कंपनी ने व्यापार फिर भी नहीं छोड़ा। 1833 में, ठीक है, कब 1833 में आखिरी फैसला आया, चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट ने साफ शब्दों में लिख दिया आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल बॉडी के रूप में अंत होता है। यानी कि इसी दिन से चार्टर एक्ट 1833 के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एज ए कॉमर्शियल बॉडी के रूप में जो रोल था वो अंत हो गया। अब से ये सिर्फ ब्रिटिश क्राउन की तरफ से इंडिया में शासन करेगी। ये कौन बोला? चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, 1833। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, चलिए हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है कि व्हिच एक्ट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का जो भी फंक्शन था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, दोनों को अलग अलग किया, सेपरेट किया। ऑप्शन में आप देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1853 या 1833 या 1793 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, सोचो एक ही कमरा है, उस कमरे में 4 लोग बैठे हैं, वही 4 लोग फैसला ले रहे हैं कि लड़ाई पर पैसा कितना लगेगा, और वही 4 लोग कानून भी बना रहे हैं हिंदुस्तान में कौन सा कानून लगेगा। ठीक है, वही 4 लोग। ये था गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग की हाल, गवर्नर जनरल की काउंसिल का हाल। 1853 से पहले एक ही बॉडी 2 काम कर रही थी, एग्जीक्यूटिव भी और लेजिस्लेटिव भी। पर सोचो अगर कानून बनाने वाला और कानून चलाने वाला एक ही हो तो गलत कानून को कौन रोकेगा। इसी गलती को लंदन में समझा गया और इसीलिए आया चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट ने पहली बार कहा अब से एक काम नहीं होगा, गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के अंदर ही, ठीक है, जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसके अंदर ही कानून बनाने के लिए 6 नए मेंबर्स जोड़े गए, जिन्हें कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। ठीक है, पहली बार हिंदुस्तान में कानून बनाने का काम कानून चलाने के काम से अलग हुआ, एग्जीक्यूटिव अलग और लेजिस्लेटिव अलग। और इसी एक्ट ने, कौन सा एक्ट, चार्टर एक्ट 1853 ने हिंदुस्तान में एक छोटी सी पार्लियामेंट की बीज बो दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है एक बार आप स्क्रीन में देख सकते हैं।
Which act introduced an open competitive system of selection and recruitment of civil servant? ठीक है, तब तो अंग्रेज का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो बोला गया है कि ऐसा कौन सा एक्ट आया था जिसने जो भी सिविल सर्वेंट थे उस टाइम के, उनको चूज करने के लिए एक ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम का व्यवस्था किया। ऑप्शन में देख सकते हैं, चारों ऑप्शन हैं। ठीक है, अगर हम देखें उस समय हिंदुस्तान में नौकरी कैसे मिलती थी, अगर हम देखें कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स थे लंदन में अपने रिश्तेदारों के नाम की पर्चियां लिखते थे। जिसका नाम उस पर्ची पर आया वो भारत आकर कलेक्टर बन जाता था। कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, ये था नॉमिनेशन सिस्टम। पर एक बड़े देश को क्या सिफारिश से चलाया जा सकता है? आप ही सोचिए, क्या योग्यता लोगों को, क्या जो भी योग्य लोग थे, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था? इसी सवाल के जवाब पर बनकर आया चार्टर एक्ट 1853। इसी एक्ट ने पहली बार कहा, आज से नॉमिनेशन एकदम बंद। जो भी सिविल सर्वेंट बनना चाहता है उसको एक खुला कंपटीशन, एक ओपन एग्ज़ाम देना होगा। और यहीं से इंडिया में मेरिट सिस्टम की शुरुआत हुई। यहीं से आगे चलकर यूपीएससी जैसे सिस्टम का रास्ता खुला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चार्टर एक्ट 1853। अब सिफारिश नहीं, अब एग्ज़ाम होगा। कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, इसी ने इंट्रोड्यूस किया एक ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 को चलिए मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू व्हिच एक्ट इंडिया वाज टू बी गवर्न्ड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। ठीक है, ऑप्शन भी देख लीजिए आप, एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर हम देखें ये साल था 1857। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। इसे कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस क्रांति ने लंदन की नींद उड़ा दी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा अब कंपनी के हाथ में हिंदुस्तान नहीं छोड़ा जा सकता। 1858 में कंपनी का 100 साल का खेल खत्म होने वाला था। लंदन से एक एक्ट आया जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मैं लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इसी एक्ट ने एक लाइन में सब कुछ बदल दिया। अब से इंडिया का शासन कंपनी के नाम पर नहीं, हर मैजेस्टी यानी रानी विक्टोरिया के नाम पर होगा। कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों खत्म और उनकी जगह एक नया ओहदा बना, वाइसरॉय यानी रानी का प्रतिनिधि। और पहले वाइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और यहीं से ब्रिटेन क्राउन का सीधा राज शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया वाज टू बी गवर्न्ड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के नाम पर अब इंडिया गवर्न किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू व्हिच एक्ट द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज चेंज टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं आपके सामने, चार ऑप्शन है। ठीक है, तो पिछली कहानी याद है 1857 की कहानी। उसके बाद 1858 का एक्ट, कंपनी ख़त्म, अब राज रानी विक्टोरिया का। लेकिन एक बड़ा सवाल था, जो शख्स रानी के नाम पर इंडिया पर राज करेगा उसको क्या बुलाया जाएगा? अब वो जो शख्स को अपॉइंट किया जाएगा रानी के नाम पर जो शासन करेगा उसे क्या बुलाया जाएगा? क्या अब भी उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही कहेंगे? वो तो कंपनी का नाम था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने एक नया नाम दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब से वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहलाएंगे। वाइसरॉय मतलब रानी का प्रतिनिधि। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल भी था और पहला वाइसरॉय भी। दोनों नाम एक ही शख्स। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू व्हिच एक्ट द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज चेंज टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया,
इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड दिनकर राव, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये आपके लिए टास्क है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 17 को चलिए मूव करते हैं। Which act established a 15-member council in India, an advisory body to assist Secretary of State for India? चलिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो 1858 में कंपनी का खेल खत्म हुआ। अब से राज सीधा लंदन से चलेगा। लंदन में एक नया मंत्री बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। लेकिन एक अकेला आदमी पूरे इंडिया को कैसे संभालेगा? उसे सलाह देने के लिए किसी की तो ज़रूरत होगी। इसीलिए इसी एक्ट ने एक टीम बनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट ने कहा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद के लिए एक काउंसिल होगी, 15 मेंबर की काउंसिल। ठीक है, और ये काउंसिल फैसला नहीं लेती थी, ये सिर्फ सलाह देती थी, एडवाइजरी बॉडी। याद रखना 15 का आंकड़ा 1858 से जुड़ा है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सा एक्ट ने एस्टैब्लिश किया था 15 मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एडवाइजरी बॉडी टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। इस एक्ट का महत्व काफ़ी है। ठीक है, इस एक्ट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है। इसकी एक्ट का क्या क्या प्रोविजन है सभी को कॉपी में लिखना है और प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच एक्ट प्रोवाइडेड दैट वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपांडेड काउंसिल? ठीक है, ऐसा कौन सा एक्ट है जिसने प्रोवाइड किया वाइसरॉय, जो भी इंडिया के उस टाइम के वाइसरॉय थे, शुड नॉमिनेट कुछ इंडियन को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपांडेड काउंसिल? ठीक है, एक बार चलिए खुद से ट्राई कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 या फिर चार्टर एक्ट 1861 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, 1858 में रानी का राज शुरू हो गया, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में, एक वाइसरॉय इंडिया में। इतना तो आपको समझ में आ गया ही होगा, हमने ऑलरेडी इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन कुछ साल बाद अंग्रेज़ों को एक बात समझ आई, हम इतने बड़े देश पर बिना हिंदुस्तानियों के सलाह के कानून कैसे बना सकते हैं? अगर कानून में हिंदुस्तानियों की आवाज़ ही नहीं होगी तो लोग उस कानून को कभी नहीं मानेंगे। इसी सोच के कारण एक नया एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इस एक्ट ने पहली बार कहा कि वाइसरॉय अपनी काउंसिल को एक्सपांड करेगा और इस एक्सपांडेड काउंसिल में कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा। पहली बार हिंदुस्तानी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हुए। ठीक है, और अगर हम देखें ऑप्शन में ये कौन सा एक्ट है, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए इसमें पूछा गया, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाला पहला भारतीय कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मायो या सर दिनकर राव। ठीक है, 1861 से वाइसरॉय ने कुछ हिंदुस्तानियों को कानून बनाने के लिए बुलाना शुरू किया, लेकिन वो सिर्फ कानून बनाने तक था। सोचने वाली बात यह थी, कानून पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी कुर्सी कौन थी? वो थी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। 100% अंग्रेज थे। 50 साल तक हिंदुस्तान इंतज़ार करता रहा,
कब एक हिंदुस्तानी उस अंदर के कमरे में बैठेगा। फिर आया 1909, ठीक है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस एक्ट ने एक दरवाज़ा खोला और उस दरवाजे से पहली बार एक हिंदुस्तानी अंदर गया। नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, पहले इंडियन जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना। 1909 में लॉ मेंबर के रूप में ये एक छोटी सी एंट्री नहीं थी, ये एक युग की शुरुआत थी। तो देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको तो आंसर पता ही चल चुका होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो देखें तो 1909 तक अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को काउंसिल में जगह तो दे दी थी, लेकिन उनका एक पुराना खेल अभी बाकी था। वो खेल था ये वाला, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। 1906 में मुस्लिम लीग के कुछ नेता वायसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिले। उन्होंने कहा हमें अपना अलग प्रतिनिधित्व चाहिए और अंग्रेज़ों को इससे बेहतर मौका क्या मिल सकता था। इसी सोच से आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे कहते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मोर्ले था लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, और मिंटो था इंडिया में वाइसरॉय। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय, इन डेजिग्नेशन को हमने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर चुके हैं, ये कौन कौन थे, ठीक है। तो इसी एक्ट ने पहली बार कहा मुस्लिम्स अपने नेता खुद चुनेंगे अलग से। यही था सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। यहीं से हिंदुस्तान में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की नींव पड़ गई। इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को कम्युनल इलेक्टोरेट का जनक भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। इसी एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जो क्वेश्चन आपके लिए टास्क था उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।